थके हैं ना थकेंगे, हौसला है आसमान को छू लेंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप ये सीखने जा रहे हो कि इंग्लिश के टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए नोट्स कैसे बनाएं। ऐसे जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए थे, अगर इस तरह से आप नोट्स बनाते हैं तो सक्सेस की 100% गारंटी मेरी है। अगर आप इन नोट्स को बनाते हैं, साथ ही उनको उसी तरह से लर्न करते हैं, तो डेफिनेटली आपका 2022 आपका है, लक आपका है इस बार। तो देखिए, जो न्यू व्यूवर्स है वो दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकता है। तो फर्स्ट है हाउ टू मेक नोट्स फॉर इंग्लिश टीजीटी पीजीटी। तो सबसे पहले जो आपको वर्क करना है ना, रीड फुल डिटेल्स 1 मंथ, यानी आपको 1 महीना। जब देखिए, मेरा आइडिया है, जो मैंने आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि जून में नोटिफिकेशन जारी होने जा रही है, और इसी तरह से मेरा जो आइडिया है, आपका अक्टूबर नवंबर तक आपका ही एग्जाम होगा। तब तक आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले आप डिटेल्स में देखिए, जब तक आप नोट्स आप नोट्स तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता ना हो। अगर आपको पता ही नहीं है वो चीज़ है क्या, तो नोट्स कैसे बनाएंगे। तो जो आपका सिलेबस है, टीजीटी का सिलेबस अलग है और पीजीटी का सिलेबस अलग है। तो सबसे पहले आप सिलेबस पढ़िए। सेकंड टाइम पे आप कीजिए, जो प्रीवियस पेपर है आप उनको पढ़िए, जो न्यू व्यूवर्स है उनको बता रही हूँ तभी। और फिर उसके बाद अपने सिलेबस को पढ़ने के बाद बुक लीजिए। बुक के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ वीडियो देखेंगे। बुक्स खरीदिए, उन्हें डिटेल में पढ़िए। और 1 महीना आप देखिए, पढ़ने की 2 चीज़ें होती है। आप एक राइटर को फिनिश करें, आप उसके नोट्स बना सकते हैं, या आप पूरा पहले पढ़ लीजिए कि मेरा पूरे सिलेबस में क्या है, उसके बाद हम नोट्स बनाने स्टार्ट करें। नोट्स बनाने का तरीका फर्स्ट क्या है कि आप या तो 1 वर्ड क्वेश्चंस बनाएंगे कि आपका क्वेश्चन 1 वर्ड में कंप्लीट हो जाए, या फिर 1 लाइन। एक जो है ना क्वेश्चन आपके, अगर आप पूरी ही एक समरी टाइप में लिखेंगे या हाफ पेज का लिखेंगे, फुल पेज का लिखेंगे, तो वो तो आपके पास बुक्स है ही, आप बुक से पढ़ सकते हो। आपको बुक नहीं बनानी है, यहाँ पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है आपका नोट्स बनाने का, आपका एग्जाम टाइम में होते हैं। एग्जाम टाइम में आप 10 बुक नहीं उठाओगे। अगर आपने रिविजन के लिए 10 बुक को उठा लिया ना, तो समझो आपका सिलेक्शन वही खत्म हो जाता है। आपको इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं कि आप, अच्छा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, लास्ट में आपका माइंड रिलैक्स रहे और आप कंप्लीट कर सके। तो नोट्स बनाने का तरीका ये है, जिससे मुझसे बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल से भी या अलग से भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि मैम अपने नोट्स दे दीजिए। तो मैं नोट्स दे दूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो 1 वर्ड में बनाए हैं या 1 लाइनर में बनाए हैं। मैं आपको जो बता रही हूँ, जो देखा होगा आपने, मैं 1 लाइनर ही आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। और मैंने जो 1 वर्ड में भी क्वेश्चन लिखे थे, आपके लिए 1 लाइनर मैंने भी क्वेश्चन बनाए हैं और आपको समझा रही हूँ। ऑफलाइन भी मैं ऐसी टीचिंग कराती थी, सब बच्चे, मैं कभी भी अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए हैं इसी तरह से। लेकिन आप लोग काफ़ी डिमांड आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। खुद को एक्चुअली कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है जिससे आपको जल्दी मिले। तो आपको क्या करना है, 1 वर्ड या 1 लाइनर क्वेश्चन बनाने हैं। तीसरी बात है आपको यूज ऑफ सिंबल्स। आपको ना सिंबल्स का यूज़ करना है। जैसे अब हम अपनी कोई चीज़ लिख रहे हैं, आपको शॉर्ट रूप में लिखनी है। आपने कोई चीज़ लिखी तो आप लिखोगे, मान ली आप लिखते लिखते करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इंपॉर्टेंट थोड़ी लिखोगे। सपोज करो आप हैमलेट के बारे में लिख रहे हो, आपने हैमलेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट तभी तो लिख रहे हो, लेकिन कोई विशेष बात आ जाती है। सपोज करो आपने हैमलेट कैरेक्टर है उसके बारे में लिख रहे हो, आपने उसकी जो क्वालिटी थी आप लिखते जा रहे हो, लेकिन कोई क्वालिटी के बीच में ही कोई डिसक्वालिटी आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो आप उसको एरो का यूज़ कर सकते हो, या आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो या फिर आप क्या कर सकते हो, गोल करके ऐसे भी कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वालिटी है, डिसक्वालिटी है बीच में, मतलब बीच में कोई चीज़ ऐसी आ जाए, या आपने कहीं डिसक्वालिटी अलग से बना रखी है लेकिन बीच में आपको लिखनी पड़ जाए, अलग नोट्स में नहीं जाना चाहते, तो आप सिंबल का यूज़ करो। आप पहचान करो कि ये इंपॉर्टेंट है तो आई बना दो, वेरी इंपॉर्टेंट है वी बना दो। मतलब सिंबल्स जो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे सिंबल है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आपके डिपेंड। मैंने बहुत सिंबल्स यूज़ किए थे। अब बात करते हैं राइटर्स। अगर आपको अपने राइटर्स पढ़ने हैं, तो राइटर्स पढ़ने के लिए टीजीटी में 4 है और पीजीटी में 17 राइटर है। तो राइटर्स के सबसे पहले आप राइटर की बायोग्राफी पढ़िए, उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने आपको शेक्सपियर की बायोग्राफी के मैं बता, आप एज वाइज, उसकी ईयर वाइज, एक तरफ ईयर लिखिए, मैं साइड में ईयर लिखती थी और बाकी उसकी डिटेल इधर लिखती थी, जिससे उसके जो ईयर होते थे वो याद हो जाते थे। तो आपने बायोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो बनाओ। फिर उसके वर्क्स नेम और किस ईयर में उसने लिखा है आप वे बनाओ।
फिर जो उनके वर्क्स हैं उनके करेक्टर के नेम करो, क्योंकि करेक्टर नेम पूछे जाते हैं। फिर जो आपके वर्क्स होते हैं उनमें लाइन्स आती हैं, उनके लिए अलग से बनाओ। कोई अवार्ड मिला हो उनको, या कोई कुछ भी इनको मिल सकता है, अलग अलग राइटर को सब अलग अलग अवार्ड है, जैसे पोएट लोरेट बने थे वर्ड्सवर्थ, इस तरह से। या आप कह सकते हो, अगर हम बात करें किसी राइटर्स को क्या है नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, जो भी उन्हें अवार्ड मिलते हैं आप वो लिखोगे। और क्रिटिसिज्म, भाई किसने उनके बारे में कहा, राइटर के बारे में, या किसने उस व्यक्ति का नाम जिसने उनके वर्क्स के बारे में कहा है, तो क्रिटिसिज्म के लिए अलग। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आपने 10 बुक पढ़ी है, 5 बुक पढ़ी है, 2 बुक पढ़ी है, वो लास्ट टाइम पे आपको बुक नहीं पढ़नी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हर जगह जहाँ से नोट्स मिलते चल जाए। और सबसे पहले क्या है, आपको A4 साइज के जो पेपर्स आते हैं ना, उस पर नोट्स बनाइए, ताकि इससे आपने क्रिटिसिज्म को लिया तो उसमें क्या होता है ऐड करने के लिए। अब नोटबुक में आप बनाते हैं तो नोटबुक में क्या होता है, अगर आपने बड़े प्यार से क्वेश्चन बनाए लेकिन बीच में आपको ऐड करना पड़ जाए तो आपके सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और नोट्स ना बड़े खुलकर बनाओ, मतलब ऐसे नहीं घिचमिची ऐसे करते चले जाओ। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक लाइन बनाए तो बीच में से छोड़े, ताकि मतलब आंखों को अच्छा लगे। नोट्स क्या होता है, हमारा सिर्फ माइंड ही काम नहीं करता। जब आप एग्जाम तैयारी करते हैं ना, सिर्फ आपका माइंड ही आपको याद नहीं करता है, आपकी आइज भी आपको क्वेश्चन को याद करती है, आपके हैंड्स आपके क्वेश्चन को याद करते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियां होती है क्वेश्चन को याद करने का। अब बात करती हूँ मैं लिटरेरी टर्म्स। आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा लिटरेरी टर्म्स कैसे स्टार्ट होती है, वो अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं, ABCD इस तरह से करके। आपको ऐसे लर्न नहीं करने, ना कभी आपको वो याद होगी। आप रीड कीजिए पहले लिटरेरी टर्म्स को, और लिटरेरी टर्म्स लर्न करने के बाद आप देखिए बहुत सारे, मान लो कोई वर्ड है A से स्टार्ट हो रहा है और कोई एक वर्ड जो है C से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये दोनों के एंटोनिम्स हो सकते हैं, दोनों के सिनोनिम्स हो सकते हैं, या दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं बात करूँ फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसमें 2-3, मतलब मैं बनाऊंगी उनके ऊपर भी वीडियो, तो क्या क्या 2 फिगर्स ऑफ स्पीच है, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, तो उनमें बहुत माइनर अंतर होता है, आपको पहचान करनी है। तो आप उन दोनों को एक जगह बनाइए, जोड़े में। बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आपके जोड़े में बनेंगे, आप जोड़े में खुद बनाइए, नोट्स बनाइए और लिखिए। और अगर आपने लिटरेरी टर्म्स को या फिगर्स ऑफ स्पीच को बुक्स के आधार पर आपने लर्न किया ना, तो मेरी गारंटी आप लर्न ही नहीं कर सकते हो। जो रटी रटाई होती है कुछ, आप कुछ तो याद कर लोगे, लेकिन जो 2013 के बाद जो TGT और PGT का जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है ना, वो उससे काम नहीं चलने वाला, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अब बात करती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वोकैबुलरी। बिना वोकैब के आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है। वोकैब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका TGT और PGT के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइटिंग एंड यूजिंग वोकैबुलरी के। जैसे मैं आपको तुरंत बोल दूँ कि आप न्यूज़पेपर की स्पेलिंग लिखिए, तो तुरंत आप बिना सोच समझिए आप पेन उठेगा, आपको लिखना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा क्यों? अगर अभी मैं कहूँ कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लिखिए, तो आप लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लिखने के लिए आपको ना सोचना पड़ेगा। बहुत बच्चों को लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पता भी नहीं होगा। अच्छा चलिए, आप लोग क्या करिए, गूगल मत करना, जैसे मेरी आप वीडियो देखते हो तो जिससे जो आती है लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आप नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चों को लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद है। जैसे बुके होता है, फूल का जो बुके होते हैं, गुच्छा देते हैं जो फूलों का, आप उसके कितने बच्चों को स्पेलिंग लर्न है। अगर देखती हूँ बिना गूगल किए, बिना कहीं देखे, आपने ईमानदारी से आप लिखिए। अगर आप कोई क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे वर्ड्स आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ जिसमें उनकी स्पेलिंग कुछ और होती है, आप बोलते हैं उनके लिए कुछ और है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग। कोई भी चीज़ होती है, आपने न्यूज़पेपर क्यों लिख दिया, क्योंकि आप बार बार न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि हाउस लिखिए, तो आपको ना ही तो आपको माइंड को सोचना कि हाउस में HOUS ही आता है, लिखते क्या आप। जब किसी भी वर्ड को लिखते समय आप बोल कर लिख रहे हैं, चैम्बर में लिख रहे हो HOUSE, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका वो वर्ड अच्छे से क्लियर नहीं है। जिस वर्ड को बिना बोले, बिना चुपचाप और आपके फिंगर करते आपका माइंड कहीं भी है, लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो वर्ड आपके बहुत अच्छे से याद है, यूज है। यानी वोकैब का मेन क्या बात है, अब आपके पास टाइम है, 3-4 महीने आराम से है। जो वोकैबुलरी आपको लर्न है वो तो है ही, जो नई वोकैब है उनको आप अपने लिए में यूज कीजिए, बार बार उनको लिखिए। वोकैबुलरी ना माइंड से कम लर्न होती है, वोकैब जो आपके हाथ से लर्न होती है, वोकैब जो आपकी आइज से लर्न होती है। हंस रहे होंगे आपके मैम, क्या बता रही कि हाथ से भी वोकैब लर्न होती है? जी हाँ, जितनी होती। आप अपनी चारों तरफ देखिए, मैं आपको बोलूँ, मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ तो डेफिनेटली आप वो बिना लर्न किए आप ऐसे लिख दोगे, वॉशिंग मशीन, फैन, टब, क्लोथ्स, जो भी ये मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, जो नॉर्मली जो मेरे सामने है, मैंने तुरंत बोल दिए, तो आप तुरंत वो सोचने की जरूरत नहीं, आप लिख दोगे। इट मीन्स क्या है, यूजिंग, जिनको हम यूज कर रहे हैं उन्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। दूसरा काम क्या करना है आपको, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लिस्ट। आपको ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनानी है जो कन्फ्यूज करते हैं।
बार बार मतलब क्या स्पेलिंग में अंतर आता है, उनको समझिए, उनको यूज़ करिए, किसका यहाँ यूज़ हो रहा है, सेंटेंस में करिए, रोज बोलने की कोशिश करिए। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। और पता है टीजीटी पीजीटी में जरूरी नहीं आप खूब बड़े वर्ड याद करोगे तो वही आएंगे। टीजीटी पीजीटी में कई ऐसी वोकैबुलरी पूछी जाती है तो आप माथा पीट लेते हो कि यार इतनी ईजी वोकैब थी, मैं गलत कर रहा। तो जैसे एक बार केवीएस के एग्जाम में कैलेंडर की स्पेलिंग पूछी हुई थी, तो कैलेंडर में ER AR, मतलब कई मेरे स्टूडेंट थे जो कंफ्यूजन होके वो कंफ्यूज में वहाँ पर गलत करके आए हो। इट मीन्स क्या है, जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कारण क्या होता है कि हम उन्हें राइटिंग नहीं करते, यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ को याद रखेंगे कि आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वाले जो सिंपल वर्ड्स है जो हम डेली यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। फिर क्या होता है, आपको डिफरेंस वाले वर्ड्स भी करने हैं। किन के बीच में डिफरेंस करना है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव। एक ही वोकैब आपका वो नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो आपको ये देखिए, एक वर्ड मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक वर्ड नाउन और एक वर्ड वही वर्ब कैसे हो सकता है। जैसे कि मैं एक वर्ड लेती हूँ काऊ। मैं एक बार एक वीडियो में इसका एग्जांपल दिया था, और जैसे काऊ है नाउन के रूप में इसका मीनिंग गाय होता है, लेकिन जब बात करते हैं वर्ब के रूप में तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे आई काऊ यू, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो काओ वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है और उसका मीनिंग अलग हो जाता है। इस तरह से आपके वर्ड्स की लिस्ट बनानी है कि वो नाउन के रूप में मीनिंग क्या है, वर्ब के रूप में मीनिंग क्या है और एडजेक्टिव के रूप में इसका मीनिंग क्या है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, जब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो वहाँ एक जैसे लगते हुए दो वर्ड्स आ जाते हैं, तो बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन सा वर्ड्स लगाना है। तो वहाँ कन्फ्यूज़ ये है कि आपको समझना है कि वो क्वेश्चन जो पूछा है वो कैब का, वो नाउन में पूछा है, वर्ब में पूछा है, एडजेक्टिव में पूछा है, उसी रूप में फिर आपको उसका आंसर देना है। बहुत दिनों तक हमें भी ये कन्फ्यूजन रहता था कि दोनों ही सेम वर्ड है, अब उनमें डिफरेंस कैसे करें। वो डिफरेंसिंग वाले आपको वर्ड्स की लिस्ट बनानी है और पढ़ना है। एक आपको काम क्या करना है वोकैब याद करने का, कि जो सेम की वर्ड्स है उसकी आप लिस्ट बनाइए। जैसे मैंने वोकैब का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने फोबिया, मैनिया, गवर्नमेंट, क्रेसी और साइड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं आप उनकी सेम वर्ड्स की लिस्ट बनाइए। साथ ही जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड एक रहेगा, उसके प्रीफिक्स पहले लगकर कुछ वर्ड बन जाता है और सफिक्स यानी बाद में लगकर कुछ वर्ड बन जाता है। उन्हें ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि एक बार जमकर मेहनत कर लो। एक बार की मेहनत करी हुई आगे हमेशा आपके काम आएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी बात करते हैं हम ग्रामर। टीजीटी में ग्रामर का एक तरह से मान के चलिए 50-50 रेशियो रहता है, लिटरेचर और ग्रामर, या 60-40 भी होता है, 55 या 45 भी हो जाता है। तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10th क्लास की आप अपनी बुक ले लीजिए। ग्रामर आपके पास होगी, आपके किसी के पास भी मिल जाए। सब यूपी टीजीटी पीजीटी में ना बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस आता है। तो कम से कम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है ना, पहले आप उसे क्लियर करिए। दोबारा से आप पढ़िए टेंस, दोबारा से आप आर्टिकल पढ़िए, दोबारा से हर चीज़ पढ़नी है। 10th की बुक से पढ़िए, फिर 12th की बुक लीजिए। पहले 10th 12th की बुक फिनिश करके तब आप कोई एडवांस बुक लीजिए। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम एडवांस ग्रामर के चक्कर में ना जो बेसिक ग्रामर होती है वो ख़त्म हो जाती है हमारी। पीजीटी के एग्ज़ाम में इतनी सिंपल ग्रामर आई है ना, ग्रामर में रियल में मतलब जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना उसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था ग्रामर के बेस पे। तो मेन चीज़ ये है कि पहले आप बेसिक ग्रामर को कंप्लीट कीजिए, देन नेक्स्ट आप ग्रामर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे तरीके से ये अगर आप नोट्स बनाते हैं और फिर उसको लर्न करते हो और एग्जाम टाइम पर आपको कोई बुक्स नहीं लेनी है, सिर्फ क्या करना है, आपको अपने नोट्स को रिविज़न करना है। जिस तरह से क्या होता है ना, आप अब नोट्स क्यों ज़रूरी हो जाते हैं, आप सपोज़ करो आपके घर में शादी है तो शादी से पहले आप हर चीज़ को अरेंज करके देते हो ना कि उस दिन शादी है, ये कपड़े उस दिन पहनने, ये हल्दी के है, ये सगाई के, इस तरह से आप हर चीज़ को मैनेज कर देते हो। उसी तरह से ये एग्ज़ाम से पहले हमारे माइंड में भी ये चीज़ें जम जानी चाहिए कि अच्छा ये हमारा शेक्सपियर ये लर्न हो गया, हमारा वर्ड्सवर्थ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारी वोकैब हो गई, हमारा जो है ग्रामर हो गया। इस तरह से बिल्कुल माइंड में एक अलमारी की तरह से आपकी वो जम जानी चाहिए कि हर चीज़ मेरी क्लियर हो गई है। बुक से वो चीज़ कभी क्लियर नहीं होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। बाय।